हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपका 9 जनवरी 2023 यानी कि 9 जनवरी को ये पेपर जो है पूछा गया था और फर्स्ट पेपर है और हिंदी संस्कृत का पेपर है। तो आज हम लोग जो है इसमें हिंदी के टोटल जो है 30 क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो है बेल आइकन का बटन आप लोग ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक उसका आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप लोगों को तो बार बार बताया भी जाता है कि हिंदी में भी आपका जो 15-15 दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें कि आपका 15 नंबर आपका गद्यांश से रहता है और 15 नंबर आपका CDP बेस्ड यानी कि बाल विकास से रहता है। तो आप 15 नंबर में आसान से मतलब कि आसानी से जो है लगभग 15 का 15 या नहीं तो 1-2 यदि गलत भी होता है तो फिर भी आप लोग जो है 13-14 आराम से जो है कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि इधर उधर का कोई बात नहीं है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है, उस गद्यांश को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर गद्यांश को पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए गद्यांश में क्या कहता है, समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। समय की उपेक्षा करने वालों को क्या करता है, समय नष्ट कर देता है। कहने मतलब हुआ क्या कि जो समय का मतलब कि सदुपयोग नहीं करता उसको समय क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसीलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर जो है प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंच गए। और महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि वो हमेशा जो है सभी काम को जो निर्धारित समय पर करते थे, इसीलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए और सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी पहुँच गए। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे, जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। तो जैसे जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, एडिसन ने समय का प्रत्येक पल का सही उपयोग किया और जो है संसार को जो है महान आविष्कार प्रदान किया। समय का सदुपयोग यहाँ पे है, समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण का आधारशिला है। जो समय का सदुपयोग करता है उसका जो है बेस यानी कि काफ़ी ज़्यादा वह मजबूत होता है और वह आगे चल के बड़ा आदमी बनता है। और समय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं, मतलब उद्यमी नहीं, उसका अपोजिट बन जाएगा। जो मतलब कि समय पर कार्य नहीं करेगा, जो असमय पर कार्य करेगा वह कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है, ऐसा करने वाला ही समय का पारीखी भी है। उसके बाद जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति को पैसा की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वो अपने क्षेत्र में सफल होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति है तो पैसा से ज़्यादा उसको जो है किसका अपेक्षा रखना होगा, समय का, तभी वह व्यक्ति क्या करेगा, वह अपने क्षेत्रों में सफलता पाएगा। तो इस तरह से आगे है। तो इतना जो है आपका गद्यांश है, तो इससे रिलेटेड अभी लगभग आप 4-5 क्वेश्चन रहेगा, आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, समय नष्ट कर देता है। समय नष्ट कर देता है, तो इन ऑप्शनों को पढ़ेंगे हम लोग और इन्हीं में से जो है आपका जो है पढ़ने के साथ आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, समय का सदुपयोग करने वालों को समय नष्ट कर देता। क्या जो समय का सदुपयोग करेगा उसको समय नष्ट कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये गलत बात है। उसके बाद देखिए, समय व्यर्थ गंवाने वाले को, ये बिल्कुल सही है। यानी कि समय नष्ट कर देता, किसको नष्ट करेगा? जो समय व्यर्थ गंवाते हैं उसको जो है समय क्या करता, नष्ट कर देता। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। जो व्यर्थ गंवाएगा उसको समय क्या करेगा, नष्ट कर देगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती है क्योंकि, अभी तो आप लोग पढ़े थे यहाँ पे तुरंत कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी सभी कार्यों को निर्धारित समय में करते थे, इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों के श्रेणी में पहुंच गए गांधी जी। क्यों? क्योंकि वह समय का सदुपयोग करते थे, हर एक काम को वह जो है निर्धारित समय पर करते थे, इसीलिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। वे प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, वे समय के पाबंद थे।
बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में क्यों पहुंच गया? क्योंकि वह समय के पाबंदी थे, जो मतलब कि हर एक कार्यों को वह समय के मतलब कि समय को देख कर करते थे और निर्धारित समय पर करते थे। इसीलिए गांधी जी क्या थे? समय के पाबंदी थे, पाबंद थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भाग निर्माण की बुनियाद है। तो अभी हम लोग गद्यांश में पढ़े थे कि भाग निर्माण की बुनियाद क्या है? भाग विधाता, समय का सदुपयोग, समय की बर्बादी, असमय कार्य करना। तो भाग निर्माण की बुनियाद क्या है? समय का सदुपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। समय का जो सदुपयोग करता है वही उसका क्या करता है? भाग निर्माण का बुनियादी बन जाता है, बेस बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हर व्यक्ति को पैसा की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से क्या तात्पर्य है? इसमें क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति को पैसा की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग। व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की वजह समय को अधिक महत्व देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते ही हमारा जो है मतलब कि इससे जो है तात्पर्य जो मतलब कि जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसका इसी से आंसर निकल रहा है कि व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसा की वजह समय को अधिक महत्व देगा, अधिक इम्पोर्टेंस देगा, तो तभी वह व्यक्ति सफल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। पूरा इजली मतलब कि गद्यांश से आप लोग जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद है आपका, असमय कार्य करने वाले, जो समय पर कार्य नहीं करते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना। जैसे कि जो असमय कार्य करते हैं वह क्या भाग्यशाली बन जाते हैं? बिल्कुल गलत बात है, वह नहीं बनेगा भाग्यशाली। भाग्यहीन बन जाते हैं। उसके बाद है कायर तथा निरुद्यमी बन जाते हैं। तो ये देखिए अभी हम लोग गद्यांश में पढ़े थे कि जो व्यक्ति असमय कार्य करेगा, समय पर कार्य नहीं करेगा, तो वह व्यक्ति कायर और निरुद्यमी बन जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो असमय कार्य करने वाले व्यक्ति क्या बन जाता है? कायर तथा निरुद्यमी बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है आपका जो है मतलब कि ग्रामर पर्सन से भी रहता है, हिंदी में, संस्कृत में, तो आप लोग उसे भी आसानी से कर सकते, कोई खास मतलब कि हार्ड नहीं रहता है। तो जैसे पूछा गया है कि सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सदुपयोग का जो है संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए सदुपयोग का आप लोग भी कमेंट पे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सत, यानी कि 100 तो पर हलंत हो जाएगा, आधा तो होगा, प्लस उपयोग। तो सत प्लस उपयोग मिलके बनता है क्या? सदुपयोग। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है। तो आपको बताना है कि जीवन को सही ढंग से जीने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? जीवन को हम लोग सही ढंग से कैसे जिएंगे? तो इसके लिए आप लोग को ऑप्शन से आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे ढेर सारी धन संपत्ति, ढेर सारा समय, समय का ठीक से उपयोग। बिल्कुल सही बात है, जो समय का ठीक से उपयोग करेगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3, वही व्यक्ति अपना जीवन को सही ढंग से जी पाएगा। यानी कि इस जीवन को सही ढंग से जीने के लिए समय का ठीक से उपयोग हम लोगों को करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये भी आपका ग्रामर से है। समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? प्रत्यय आप लोग जानते होंगे कि प्रत्यय किसी शब्द के या शब्दांश के अंत में लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के शुरुआत में लगता है। यानी कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ के या आरंभ में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रत्यय पूछा जा रहा है कि समय जैसे दिया हुआ है, तो समय में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो समय का क्या हो जाता है? सामयिक। तो सामयिक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? इक। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इक प्रत्यय समय में लगा दीजिएगा तो क्या बनेगा? सामयिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब कि कौन सा प्रत्यय लगाना है? इक प्रत्यय लगाना है समय में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समूह में भिन्न शब्द है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है।
जो कि गद्यांश में इन सारे के बारे में जो है जिक्र भी किया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि अलग कौन सा, जैसे जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, महात्मा गांधी, व्यक्ति। तो ये सारे देखिए क्या है कि यहाँ पे जेम्स वाट है, मैडम क्यूरी है, महात्मा गांधी है, ये सारे व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो व्यक्ति आपका क्या हो जाता है, यहाँ से डिफरेंस हो जा रहा, जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, महात्मा गांधी, ये सारे व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो व्यक्ति जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से जो है आपका अगला जो है गद्यांश एक कविता से रिलेटेड गद्यांश रहता है, तो उसे आप लोग पढ़ेंगे। चलिए एक बार हम लोग साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं। जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक जो है गर्व से ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहाँ विश्व को बांटा न गया हो, संकीर्ण दीवारों से। क्या बोल रहा है, जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक जो है गर्व से ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहाँ विश्व को बांटा न गया हो संकीर्ण दीवारों से। उसके बाद आगे क्या है, जहाँ शब्द निकलते हो सत्य की गहराइयों से, जहाँ शब्द निकलते हो सत्य की गहराइयों से, जहाँ बिना थके कार्यशील बाहें उठती हो निर्माण की ऊंचाई छूने, जहाँ तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ, मृत प्राय आदतों के सूखे रेगिस्तान में, ओ पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। तो इस तरह से जो है इस कविता में जो है कवि जो है जागृत करो इस बात पर जो है मतलब जगाने का, एक तरह से चेतना करने का जो है इस पर जो है बल दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, कविता में जागृत करने का क्या तात्पर्य है। बार बार जो है लास्ट में जो है कवि जो है बहुत ही ज़्यादा इस पर जोर दिए, जागृत करो मेरे देश को, जागृत करो। तो यहाँ पे कविता में जागृत करने का क्या तात्पर्य है, जगाना, उन्नयन करना, चेतना भरना, जागरण करना। तो यहाँ पे जो है कविता में जो है कवि जो है जागृत करो देश को। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो सबसे सटीक होगा वह क्या हो जाएगा, चेतना भरना। तो चेतना भरना का क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है एक तरह से सचेत होना या जागरूक होना। कविता में जो है देश को चेतना भरने के लिए क्या कर रहा है, आवाहन किया जा रहा है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, चेतना भरना, देश के सभी व्यक्तियों को, सभी को क्या कर रहा है, एक तरह से जागृत कर रहा है, सचेत कर रहा है। तो चेतना भरना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए क्या है, कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग यदि अभी जो गद्यांश को पढ़े हैं तो इसमें मतलब कि बताना है कि कविता में किस चीज़ पर जो है जोर नहीं दिया है, महत्व नहीं दिया। संकीर्ण दीवारों को, निर्भय होने को, स्वाभिमान को, अखंडता को। तो नीचे से जो है आपका 3 जो है इन सारे चीज़ों पे बल दिया गया है, कविता में जो है महत्व दिया है। निर्भय होने से मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ पर किसी भी प्रकार का यदि भय नहीं होगा तो वह निडर पूर्वक जो है किसी भी चीज़ को जो साहस से जो है कर सकेगा। स्वाभिमान से अपना पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व होता है उस चीज़ के बारे में जोर दिया, अखंडता के बारे में बताया। बट जो है संकीर्ण दीवारों पर कोई ज़्यादा इस पर जो महत्व नहीं दिया है। तो संकीर्ण दीवारों से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसमें किसे महत्व नहीं दिया गया, तो संकीर्ण दीवारों को। उसके बाद है कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे। तो आपको जो है कविता के अनुसार बताना है कि बोलने से पहले उसे क्या करना चाहिए। जैसे ऑप्शन में है लिखना चाहिए, सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। कविता में जो कविता के अनुसार किसी भी चीज़ को बोलने से पहले हमें क्या करना है, सत्य की जो है कसौटी पर उसको क्या करना चाहिए, कसना चाहिए। ये आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में भी बताया गया, जहाँ शब्द निकलते हो सत्य की गहराई से, मतलब कि उसको क्या करना है कि किसी प्रकार का जो हमसे जो बोलेंगे वह गलत ना हो जाए। तो इसके लिए उसे हम लोग को बोलने से पहले क्या करना है कि हम लोगों को सत्य की कसौटी पर उसको क्या करना, कसना चाहिए। किसी प्रकार की गलत बातें हमसे नहीं निकले कि किसी को ठेस पहुँच जाए। उसके बाद अगला है आपका, कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कविता के अनुसार जो एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। तो धर्म पथ पर अग्रसर होना, अग्नि पथ पर अग्रसर होना, सदैव प्रथमाना, तर्क से तर्क से काट करना। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन क्या है, धर्म पथ पर अग्रसर होना। कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, अपना जो धर्म पथ होता है, कर्म पथ होता है, उस पर हमेशा आदमी को अटल रहना चाहिए। उसी रास्ते पे आदमी को, इंसान को चलना चाहिए।
तो कविता के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, धर्म पथ पर हमेशा अग्रसर होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। अभी तुरंत आप लोग जो है एक समय में इक प्रत्यय लगाए थे, सामयिक बनाए थे, तो उसी तरह से एक इक प्रत्यय आप लोगों को लगाना है जो नया शब्द बनेगा, जैसे शब्दिक। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दे दिया है आपको कि शब्द में लगाना है इक प्रत्यय, तो शब्द में जैसे ही लगाइएगा तो क्या बन जाएगा, शाब्दिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे और सब ऑप्शन में आप लोगों को देखने से भी पता चलता होगा कि शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, मतलब कि ये सारे नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या शाब्दिक लिखा हुआ, लेकिन शाब्दिक का सही यदि मतलब कि हिज्जे आप लोग लिखेंगे तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा शाब्दिक। तो शब्द में एक प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ ही बदल जाता है, क्या हो जाता है, शाब्दिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्भय शब्द में मूल शब्द है। तो आपको बताना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, निर्भय लिखा हुआ, तो निर्भय में मूल शब्द क्या हो जाए। यदि इसमें उपसर्ग पूछता तो निर हो जाता, और यहाँ पे लेकिन आपको उपसर्ग नहीं पूछा, तो निर्भय में पूछा क्या है कि मूल शब्द क्या है। जैसे धातु होता, मूल धातु होता, तो उसी तरह से आपको मूल शब्द बताना। तो मूल शब्द यहाँ पे भय है, क्या है, भय है। भय में निर उपसर्ग लगा, तो यहाँ पे मूल धातु पूछा या मूल शब्द पूछा तो आपका भय हो जाएगा। भय में ही निर्भय हुआ है, भय से, तो आपका मूल शब्द क्या हो गया, भय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ से आपका जो है जो गद्यांश का क्वेश्चन जो है पार्ट जो आपका रहता है 15 क्वेश्चन के आसपास, वो आपका समाप्त होता है। और यहाँ से आपका जो है CDP बेस्ड जो कि मतलब कि भाषा से क्वेश्चन रहता है वो आपका शुरू होता है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। मतलब बुनियादी पठन कौशल क्या हो गया, जो शुरुआत में जिस चीज़ों का मतलब हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग करते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है, तो वो आपका बुनियादी पठन के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा इनमें से कौन से बुनियादी पठन कौशल नहीं है। जैसे डिकोडिंग मतलब क्या होता है, शब्दों या संकेतों के माध्यम से जब हम लोग अलग करते हैं, उसको छांटते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, डिकोडिंग हो जाता है। शब्द पहचानना, ये क्या लिखा हुआ, ये कलम लिखा हुआ है, ये कमल लिखा हुआ, इस तरह से शब्द का भी पहचान करना, ये सभी बच्चे का काम होता है, और ये सारे जो है बुनियादी पठन के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद है पठन शब्द भंडार, ये भी जो आपका बुनियादी आ जाता है। बट आपका जो है ये है तीसरा नंबर रूप विज्ञान जो आपका बुनियादी पठन के अंतर्गत नहीं आता। ये थोड़ा सा जो है मतलब कि हाई लेवल का आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ध्वनि या अक्षरों को समझा जाता है इसमें। तो रूप विज्ञान में क्या हो जाता है, ध्वनि या अक्षरों को अच्छा से समझा जाता है। तो इस तरह से आपका जो है बुनियादी पठन के अंतर्गत नहीं आएगा। बट और सारे जो है डिकोडिंग, शब्द पहचानना, पठन भंडारण, ये सारे आपका जो है बुनियादी पठन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका रूप विज्ञान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है। एक शिक्षिका क्या करती है, छोटे बच्चे को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में भाषा अर्जन करने के लिए उसको जो है योग्य बनाती है, और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है। तो जो है इसमें जो बताना है कि एक छोटे बच्चे है, शिक्षिका उसको जो अपने नियंत्रण में रखती है शुरुआत में, और उसको प्रोत्साहन भी देती है भाषा अर्जन करने के लिए, उसको योग्य बनाती है। तो उसी के अनुरूप वह व्यवहार करने के लिए कहती है। तो वे डैश का अनुगमन कर रही है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे पहला, स्वयं करो रणनीति, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, करके सीखना उपागम। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, करके सीखना उपागम। उस बच्चे को उस योग्य बना देता है कि बच्चे जो है स्वयं उस चीज़ को करते हैं और उस चीज़ को क्या करते हैं, सीखते हैं और भाषा का अर्जन करते हैं। तो इसमें किस चीज़ का अनुगमन कर रहा है बच्चा, करके सीखने का, इस तरह का उपागम का व्यवहार कर रहा है बच्चे, क्योंकि उसको उस योग्य बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है। भाषा जो है डैश का एक सामाजिक उपकरण है।
तो आपको बताना है कि निर्वचन, अंतःक्रिया, सूचित करने या हस्तक्षेप। भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भाषा जो हम लोग अंतःक्रिया के माध्यम से, मतलब समाज में एक दूसरे से, भाई बहन से, माता पिता से, आस पड़ोस से, इससे बातचीत करके हम लोग क्या करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। इसीलिए अब बोला गया है कि भाषा जो है अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है। भाषा को हम लोग समाज में अंतःक्रिया के द्वारा, बातचीत के दौरान हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मतलब कि भाषा का आदान प्रदान करते हैं, उससे संप्रेषण होता है और हम लोग उससे सीखते हैं। इस तरह से भाषा एक अंतःक्रिया का सामाजिक उपकरण के तरह सिद्ध होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, क्या कहलाता है, वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना, पाठ वस्तु का निर्वचन। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब आप लोग पढ़ते होंगे तो उस समय किसी चीज़ का विवरण कर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं, किसी स्थान के बारे में, नाम के बारे में, तारीख के बारे में, जब प्रॉपर खास रूप से आप लोग इस चीज़ों को आप लोग खोजते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जब किसी खास स्थान, नाम, तारीख के बारे में आप लोग जब खोजते हैं, ये स्थानीय अवबोधन हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्थानीय अवबोधन। किसी खास जगह प्रॉपर जब आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो वह स्थानीय अवबोधन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए इसको देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणाओं को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। एक शिक्षिका जो है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को क्या कहता है, पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे डैश का अभ्यास कर रही है। तो इसमें जो है शिक्षिका जो है बच्चे को जो है एक बहुत ही बड़ा मतलब कि एक लेख के टाइप में उसको दे दिया और उसको पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए कह रहा। तो ये जो है वे जो है डैश का अभ्यास कर रही है। वो बच्चे जो किस चीज़ का अभ्यास कर रहा, विस्तृत पठन का, गहन पठन का, जिगसॉ पठन का, उसके बाद साथी पठन का। तो इसमें जो विस्तृत पठन यानी कि व्यापक पठन का बच्चे क्या कर रहा है, उसमें अभ्यास कर रहा है। जब किसी लंबे यानी कि बड़े लेख को पढ़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, विस्तृत पठन का अध्ययन हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक छोटे बच्चे को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि एक शिक्षक छोटे बच्चे को शब्द सिखाने के लिए जो रियल मतलब कि मूर्त वस्तुओं का क्या कर रही है, उसको जो उपयोग करके बच्चे को मतलब कि उसकी अधिगम की जो क्रिया है, सीखने सिखाने की क्रिया, उसको बेहतर बना रही है। तो यह क्योंकि मतलब कि इसमें बताना है कि क्या, जैसे पहला ऑप्शन है, यह शब्दों का सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। केवल लगा हुआ, आप लोग केवल का मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। क्या हम लोग जो उसमें बताएंगे क्या वह वास्तविक वस्तुओं से ही संभव है और कोई दूसरा चीज़ से नहीं है, मतलब इस तरह से यह ऑप्शन गलत हो रहा। हम लोग वास्तविक वस्तुओं को छोड़ के और दूसरे वस्तुओं का भी हम लोग उदाहरण देकर बच्चे को मतलब कि समझा सकते हैं, ये होगा। उसके बाद है छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं, ये भी गलत। क्या जो छोटे बच्चे उसको सिर्फ क्या मूर्त चीज़ों से ही हम लोग समझा सकते हैं, अमूर्त चीज़ों से नहीं, इसीलिए ऑप्शन गलत है। मतलब अमूर्त चीज़ों, यदि वह बच्चे में अच्छी मतलब प्रतिभाशाली बच्चे है, क्यों नहीं, वह बच्चे जरूर अमूर्त वस्तुओं से भी वह बच्चे सीखने के लिए योग्य बन जाएंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वो अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को यदि कोई शब्द सिखा रहे हैं, उसके यदि वास्तविक वस्तुओं का यदि हम लोग उपयोग करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है और वो अपने वास्तविक जीवन में उस चीज़ को देखते हैं, तो इसीलिए वह बच्चे जल्दी समझेंगे वास्तविक चीज़ों से। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये सारे ऑप्शन मतलब कि जो सीटेट में जो CDP बेस्ड होते हैं, लगभग आपका जो 15 में जो है आपका 5-7 क्वेश्चन जो है, चारों ऑप्शन में से आपका जितना, चारों ऑप्शन में जो आपका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आपको लगेगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो बिना पढ़े आप जो ऑप्शन से भी आप लोग जो है उस मतलब क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को डैश कहते हैं। तो इसमें बताना है कि जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाया जाता है बट वो जब भाषा सिखाते हैं तो लेकिन उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं।
तो वह बच्चा जो कुछ देर के लिए मुंह को बंद कर लेता है, कुछ देर तक वह जो है बोलता नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा? मूक कहलाएगा। मतलब कि कुछ देर तक वह मौन धारण कर लेता है, कुछ बोलता ही नहीं है। जब उसको नया चीज़, वैसे भी कोई भी बच्चे को जब नया चीज़ सिखाएंगे तो वह कुछ देर के लिए जो है उस चीज़ में मतलब कि वह बोलना बंद कर देता है, कुछ देर उसको समझता है, तब वह उस चीज़ों को क्या करता है? बोलता है। तो वह क्या कहलाएगा? मूक कहलाएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा, और कोई भी नए वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रभावी भाषा शिक्षक बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे पहला, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर करवाएगा। क्या जो एक प्रभावी शिक्षक होगा सिर्फ वह बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में जो दिया गया मतलब कि चीज़ें हैं, प्रश्न है, उसी को सिर्फ याद करवाएगा? याद करवाना तो सीटेट में वह ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो जाता। पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। पाठ्य वस्तु के साथ साथ जो है अन्य संसाधनों का भी उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, तभी तो वह प्रभावी शिक्षक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसमें देखिए थर्ड वालों में केवल लगा हुआ, इसने ये गलत हो जाएगा। उसके बाद पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या वह शिक्षक जो वैसे प्रभावी शिक्षक वह नहीं कहलाता है जो पूरी तरह से जो विषय वस्तु पर ही निर्भर रहेगा, वह प्रभावी शिक्षक के अंतर्गत नहीं आता। प्रभावी शिक्षक वो होते हैं जो पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को अन्य चीज़ों से जोड़कर पढ़ाएंगे, अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा, वही आपका प्रभावी शिक्षक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं। एक शिक्षक क्या करता है, जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र छात्रा होते हैं, उसके जो भाषा कार्य जो है उसको एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? तो चारों ऑप्शन से आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्या? पोर्टफोलियो आकलन। तो पोर्टफोलियो आकलन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के डाटा को कलेक्शन करके रखते हैं और उससे जो उसकी उपलब्धि का आकलन हो जाता है, बच्चे अधिगम के किस स्तर पर है, उससे कहाँ पे कमी है, कहाँ ज़्यादा सीखा और किस चीज़ से उसको निदान किया जा सकता है, ये सारे पोर्टफोलियो से जो है फायदा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है। तो लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति, ये डायरेक्ट आपका सिस्टम यानी कि प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग डायरेक्ट, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि प्रत्यक्ष पद्धति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अधोगामी उपागम जो है आधारित नहीं है। तो चलिए सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। उसके बाद है, शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो वह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इनमें से बताना कि कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। लेकिन ऑप्शन 2 देखिए क्या है, शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह अनुमान लगाता है कि आगे क्या करना। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बच्चे जो है करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही मतलब कि उतना सटीक नहीं लग रहा कि केवल एक ही शब्द पर ध्यान केंद्रित करके भाषा को समझते, ऐसा बच्चे नहीं करते। बस बच्चे जो है सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। अगला देखिए क्या, विद्यार्थी कविता या कहानी शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। ये भी बात सही है, बच्चे जो है शिक्षा मतलब अधिगम के तौर पर अधिगम के दौरान ऐसे करते हैं। उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन, शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? तो शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या विद्यार्थी जो शिक्षार्थी जो होते हैं सिर्फ एकल शब्द पर ध्यान केंद्रित करता? ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, नहीं का आंसर नहीं में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षण है,
मतलब उपचारात्मक क्या हो गया, किसी भी समस्या का निदान करना, वही आपका क्या हो जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें देखिए ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर निकल के आ जाएगा। पहला है शिक्षार्थी को सीखने में होने वाली रिक्तियों को भरना, गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना। मतलब कि उपचारात्मक तत्व क्या होता है कि किसी चीज़ को ठीक करना, किसी चीज़ से फंसे हुए परेशानी में उस चीज़ को मरम्मत करना, ठीक करना। मतलब कि जब बच्चे गलत रूप से किसी चीज़ की अवधारणाओं को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उस चीज़ को सही करना ही तो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का उदाहरण है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीखने की वो अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करता है, डैश है। तो सीखने की वो अक्षमता जो हमारे पढ़ने, मतलब कि पढ़ने में जब किसी भी प्रकार की परेशानी होता है तो वह क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो डिसलेक्सिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर में 2 में है डिसकैल्कुलिया, जब मैथ संबंधी किसी प्रकार का परेशानी होता है तो वह डिसकैल्कुलिया के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है डिस्फेजिया, मतलब इसमें क्या हो जाता है, किसी प्रकार का ग्राफ से बनाने से उसमें परेशानी आता है। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया, में क्या होता है, जब बच्चे जो है किसी भी हाव भाव को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और किसी भी अक्षरों को बढ़िया से बोल नहीं पाते और उसका जो है शरीर का जो है विभिन्न पार्ट जो है और बोलने में जो है उसको जो है मतलब कि कंठ हुआ, तालु हुआ, सही से उसका समन्वय नहीं कर पाता, वह डिस्फ्रेक्सिया के अंतर्गत आ जाता है। बट यहाँ पे पढ़ने संबंधी कुछ विकृति आ रही है तो इसको जो है डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। तो इसमें बताना हो कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। तो प्रिंट से संबंधित इसमें किस में आएगा, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, ये सारे जो आपका प्रिंटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही आसान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो, आपको बताना हो कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन होते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रथम पीढ़ी के बच्चे का मतलब शिक्षार्थी का अर्थ हो गया कि अपने परिवार में सबसे पहले जो विद्यालय गए वो आपका क्या हो जाता है, प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग जो 30 क्वेश्चन हिंदी के कवर किए, तो बहुत ही अच्छा मतलब कि इसमें समझाया गया, तो आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।